आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। तो क्या बाइडेन से बनेगी बात? अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के साथ ही वहां सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन को 538 में से 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से 20 अधिक हैं। अमेरिका में बाइडेन की जीत ऐतिहासिक है और जीत के साथ ही भारत को उनसे उम्मीदें भी खासी हैं, जिसका एक अच्छा संकेत बाइडेन की ओर से आज दिया गया। बाइडेन 5 लाख भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता का रोड मैप जल्द तैयार करेंगे। इसके अलावा भारत अमेरिका संबंधों के नए आगाज को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तमाम मेहमान भारत और ब्रिटेन से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। और इसमें योगदान पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों का। पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न में नारेबाजी की। इस बीच में बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत गोरों या कालों की नहीं, बल्कि अमेरिकियों की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सबको मिलकर काम करेंगे। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों के साथ बाइडेन के पास अब कुल 290 इलेक्टोरल वोट हो गए हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से अधिक है। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। इस चुनाव में डेमोक्रेट कमला हैरिस ने भी इतिहास रचा। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि उन्हें 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। वहीं जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले हैं। फिलहाल चुनावी नतीजों के ताजा अनुमान के अनुसार जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आपको दिखाते हैं बाइडेन और कमला हैरिस की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर किस तरह से जश्न मनाया गया। टाइम्स स्क्वायर की बात करें, सिल्वर लेक, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, शिकागो, मियामी, हर कहीं जबरदस्त जश्न मनाया गया जो बाइडेन की जीत के बाद। और जमकर यह जश्न मनाया गया। कांटे की टक्कर में बाइडेन ने ट्रंप को शिकस्त दी। नतीजों के ऐलान के साथ ही बाइडेन के समर्थक सड़कों पर निकले और खुलकर अपनी खुशी जाहिर की। एक जगह नहीं, अनेकों जगहों पर एक जैसा जोश लोगों में दिखाई पड़ा। अधिकतर समर्थक यहां पर जो बाइडेन के थे और वो अपनी खुशी को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। Staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country,
Thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. चार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ है, जो बाइडेन की जीत जिस तरह से सामने आई है और उसको लेकर खास तौर पर साउथ एशिया की बात करें, भारत, पाकिस्तान, चीन और ये पूरा इलाका बात करें, अमेरिका के प्रेसिडेंट का, नए प्रेसिडेंट का आना और पूरे विश्व पर उसका असर छोड़ जाना, ये गलत किसी लिहाज से नहीं है। तमाम पॉलिसीज पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं और ये सब एक्सपर्ट हमारे साथ साझा करेंगे कि अब वो आने वाले दिनों में किस तरह से पॉलिसी चेंज देखते हैं विश्व को देखते हुए और अमेरिका में जो बाइडेन आने के मायने क्या हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरीश त्यागी साहब, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव जी अपनी बात सामने रखेंगे। आरिफ आजाकिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खुलकर अपनी बात राय रखेंगे कि जो बाइडेन का आना ट्रंप के बाद अब भारत, पाकिस्तान और चीन को देखते हुए कितना अहम, कितना खास होगा। विजेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं लेबर पार्टी के। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस वक्त इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजेंद्र शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, आप सिटिंग एमपी हैं लेबर पार्टी से। ट्रंप का जाना और जो बाइडेन का आना कितना बड़ा परिवर्तन है अमेरिका में और कितना बड़ा परिवर्तन है दुनिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया के लिहाज से? I believe, because my own political beliefs comes into it, that Joe Biden's arriving into the political spectrum is a good sign for democracy, certainly on the foreign affairs and the local domestic politics as well. So it is not, don't see just one side of it. Look at globally the impact of Joe Biden's coming into it. And I strongly believe that Trump going has changed the whole scene of global politics at this present situation. आरिफ अजाकिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंदन से। आरिफ अजाकिया साहब, सीधे मुद्दे पर आता हूं। अब तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जिस तरीके से चल रही थी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान होते थे वो ऐसा लगता था कि वो सीधे, उनमें कोई बनावट नहीं है, दिल में जो है वो सामने रख देते हैं, लेकिन उसको लोग कहीं बहुत हर्ट होते थे लोग उनसे, और एक प्रेसिडेंट के नाते एकदम तल्ख स्टेटमेंट दे देना उनकी आदतों में शुमार था। लेकिन ट्रंप की सरकार की अगर बात करें तो उसने अपनी पॉलिसीज को सामने रखा। कोरोना से पहले जहां तक इकोनॉमिक्स की बात है संभालने की कोशिश की, कोरोना कहीं बहुत खिलाफ उनके जाता हुआ दिखा जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया। अभी अगर जो बाइडेन फ्रेम में आ रहे हैं और जो पॉलिटिक्स है दुनिया की, और खासतौर पर अभी मैं बात करूंगा केवल और केवल यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिक्स की बात की, तो जो बाइडेन ने एक बड़ा खास बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रेड या व्हाइट स्टेट की जगह यूनाइटेड स्टेट्स का ख्याल रखना और सोचना ज्यादा अच्छा लगता है। जो बाइडेन का आना आप किस तरह से देखते हैं आरिफ अजाकिया साहब? देखें, पाकिस्तानी तो बहुत जश्न मना रहे हैं कि जो बाइडेन जीते हैं, लेकिन उनका ये नशा जो है वो बहुत जल्द उतर जाएगा। इसलिए कि ये जो अमेरिकी इलेक्शन होते हैं उसका असर बेशक पूरी दुनिया में पड़ता है, लेकिन इस अमेरिका के इलेक्शन ज्यादातर डिपेंडेंट होता है नेशनल पॉलिटिक्स के, उनके डोमेस्टिक इश्यूज पे। फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट तैयार करती है, जो ट्रंप साहब के आने से भी वही थी और बाइडेन साहब के आने से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। बहरहाल पाकिस्तान और दूसरे जो देश हैं जो कि टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन बनाते हैं, उनको बाइडेन साहब भी सख्ती से निपटेंगे। और मैं समझता हूं कि साउथ एशिया में अगर अमेरिका का कोई अलाय है तो वो भारत है, और पाकिस्तान ने हमेशा बैक स्टेप किया है अमेरिकन इंटरेस्ट को।
इवन क्लिंटन के जमाने में जब डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ओबामा के जमाने में भी, तो अमेरिका का स्टैंड एक ही था कि पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट पॉलिसियों को बदले, और यही स्टैंड रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आफ्टर ऑल भारत वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका देन पाकिस्तान। यानी ट्रंप का आना जाना या जो बाइडेन का आना जाना, जब से ट्रंप आए, पिछले ये माना जाए कि पिछले 15-20 सालों में अमेरिका ने अपना पॉलिसी शिफ्ट जो किया वो अब आगे आने वाले दिनों में ठीक वैसा ही रहेगा जिस तरह से वो पाकिस्तान और टेररिज्म के ऊपर नकेल कसता चला आ रहा था। प्रेसिडेंट बदलने के बाद भी उसमें उसकी रफ्तार में कोई कमी आने वाली नहीं है। नहीं, देखें, अमेरिका को पता है कि कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए इनके पास भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इनकी टोटल पॉलिसी विल बी अगेंस्ट चाइना, स्पेशली आफ्टर ये कोरोना वायरस, इसको चाइना वायरस भी कहते हैं, इसके आने के बाद चाइना का जो सीपेक प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान, तुर्की और चाइना का एक नेक्सस ऑफ एविल है, जो उसको काउंटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का सारा दारोमदार भारत पे होगा कि एशिया में भारत से बड़ी कोई पावर नहीं जो इस नेक्सस ऑफ एविल को कंट्रोल कर सके, कंटेन कर सके। तो अमेरिका का साउथ एशिया के हवाले से भारत पे डिपेंडेंसी रहेगी। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। संजीव जी, जो ट्रंप सरकार ने अब तक लगातार नकेल कसी थी, यहां पर मैं अफगानिस्तान की भी बात बीच में लाना चाहूंगा कि अब अफगानिस्तान से जो ट्रूप्स का विड्रॉल है वो भी काफी हद तक हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान परस्त जो देश हैं, जो लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे, हार्बर करते रहे और लगातार इस पूरे इलाके का जो बैलेंस है वो बिगाड़ने की कोशिश करते रहे, ये बताते हुए कि अमेरिका को ध्यान देना पड़ेगा, अमेरिका को हमारा साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो यहां पर हालात इस तरीके के रहेंगे। ट्रंप जा चुके हैं और अब तक ट्रंप इन तमाम मामलों पर खुलकर रेडिकल इस्लामीकरण के ऊपर बोलते रहे हैं और उसको इस्लामिक वर्ल्ड में काफी ज्यादा अगेंस्ट या तल्ख रूप में लिया गया। लेकिन क्या जो बाइडेन इस लीग से अलग हटेंगे? जैसा आरिफ अज़ाकिया कह रहे थे कि पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, मैं डॉक्टर आरिफ से बिल्कुल सहमत हूं कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो आतंकवाद के प्रति जो नीति है वो सशक्त रहेगी, वो किसी भी तरीके की ढील नहीं देंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप की एक जो उपलब्धि कही जा सकती है कि उन्होंने आतंकवाद के ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन लिया। आईएसआईएस को इराक और सीरिया और लीबिया में पूरी तरह से तबाह किया। आज आईएसआईएस के आतंकी भागे भागे फिर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सख्त एक्शन लिया, पाकिस्तान को सारी आर्थिक मदद रोक दी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, उन्होंने ये शर्त लगा दी थी, तब तक ये आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी रुख आतंकवाद को लेकर के सख्त होगा। और पाकिस्तान चूंकि आतंक परस्त राष्ट्र है, पाकिस्तान आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करता है, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रुख भी आतंकवाद और आतंक परस्त पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ही सख्त होगा। उसमें वो कहीं से भी कोई ढील नहीं देने जा रहे हैं। ये जरूर है कि संभव है कि वो रेडिकल इस्लामिक जैसे शब्द यूज न करें, लेकिन उनका जो एक्शन होगा वो उतना ही सख्त होगा जितना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का था या उसके पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का था। आतंकवाद देखिए पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है और अमेरिका और दोनों ऐसे देश हैं कि जो आतंकवाद के बड़े विक्टिम रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि ट्रंप बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है आतंकवाद के ऊपर सख्त रहेगा और पाकिस्तान के ऊपर उनका दबाव जारी रहेगा। जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहा करता था कि जब तक हक्कानी नेटवर्क और ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान वगैरह को जब तक पाकिस्तान की एजेंसी सपोर्ट देना बंद नहीं करेंगी तब तक वो आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि उनका भी रुख इसी तरह के रहने की संभावना है और ये बहुत आवश्यक है कि आतंकवाद जो है अमेरिका का रुख सख्त रहे, नहीं तो ये अमेरिका के लिए भी घातक हो सकता है।
अमेरिका के लिए भी घातक हो सकता है। यानी एक तरीके से ये माना जा सकता है कि प्रशासन या चेहरे बदल जाने से जो हालात हैं वो बदला नहीं करते। भारत और अमेरिका के संबंध उसी रफ्तार और उसी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अमरीश त्यागी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, अब जैसा कि ये एकदम साफ है कि जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति यहां पर अमेरिका के हो रहे हैं और कमान संभालने जा रहे हैं, वो क्या ऐसी चीजें रह गई जो अमेरिका में आप हैं और लगातार इस इलेक्शन को देख रहे थे, जो ट्रंप के इतना खिलाफ चली गई? ट्रंप ने कई कड़े फैसले लिए, ट्रंप ने पूरी तरह से इकोनॉमी संभालने की भी कोशिश की। कोरोना का जो पीरियड आया इसमें तमाम देशों की जीडीपी गिरी, उनकी ग्रोथ रेट गिरी, और ट्रंप ने तो खुलकर इसको एक चाइनीज वायरस तक का नाम देने की कोशिश की और ये बताया कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो कहीं बहुत चाइना का रोल बहुत अहम हो जाएगा इस इलाके में। फिर भी ट्रंप अगर नहीं है, किन वजहों के चलते नहीं है? देखिए, पिछले 120 साल में यूएस में इतना भारी मतदान हुआ है। 1900 में 72% के करीब वोटिंग हुआ था और इस बार 66 पॉइंट समथिंग वोट हुआ है। और ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसमें एक बड़ा जो तबका है वो जो जिसने बैलेट को मतलब पोस्ट के थ्रू किया है मेल से, तो वो ज्यादा समर्थक डेमोक्रेट्स का माना गया था, क्योंकि बिडेन लगातार एक कैंपेन चला थे अर्ली वोटिंग का, तो उसका असर भी परिणामों पर पड़ा है। क्योंकि हम देख सकते हैं जब शुरुआती रुझान आए थे तो उसमें ट्रंप लीड कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पोस्टल बैलेट खुलते गए उसमें डेमोक्रेट्स कैंडिडेट जो बिडेन लगातार लीड कर रहे थे। दूसरा, कोरोना को लेकर एक बड़ा मिथ है कि कोरोना ने इस इलेक्शन पे बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मैं अगर आपको बताऊं तो ऊपर के जो 3 मुद्दे हैं जिन पर मतदान किया है, जो पोस्ट पोल के बाद निकल कर आए हैं, उसमें नंबर 1 इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पर नस्लीय असमानता है। थर्ड नंबर पर सिर्फ 18% जिसको मैं कहूंगा कोरोना के ऊपर किया है। और 396 जो मोस्ट इफेक्टेड काउंटीज थी यूएस में, उसमें भी मैक्सिमम काउंटीज में ट्रंप लीड कर रहे थे। तो कोरोना को बहुत ज्यादा नहीं माना है, क्योंकि इकोनॉमी जनवरी तक यूएस की बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन कोरोना के आने के बाद वैश्विक स्तर पर भी इकोनॉमी सब जगह डाउन हुई। तो इकोनॉमी पे क्योंकि 34%, 1/3 ऑफ द वोटर, इनफैक्ट मोर देन 1/3 ऑफ द वोटर्स ने कास्ट किया है अपना वोट इकोनॉमी पे, तो इकोनॉमी का जो स्लो डाउन हुआ है उसको एक मैं बड़ा फैक्टर मानता हूं। प्लस जो बैलेट, जो ये पोस्टल बैलेट हुआ है, उसको भी एक दूसरा बड़ा योगदान मानता हूं। तीसरी एक आप लोग ने जो वैश्विक स्तर पर नीति की, जुलाई अगस्त में जो सर्वे हुआ था 72%, 2 बड़ी अमेरिकन एजेंसी प्यू रिसर्च और अमेरिकन हेडर ने किया था, 72% पीपल वर हैप्पी विद द ट्रम्प पॉलिसी रिगार्डिंग दिस टेररिज्म एक्ट। तो वो लोग एक सख्त वो मानते थे। तो मुझे लगता नहीं उसका बहुत डेंट पड़ा है इसमें इकोनॉमी। और फिर से मैं कहूंगा क्योंकि बहुत भारी मतदान हुआ है 66%, और उसमें भी जो पोस्टल बैलेट हुआ है उसका एक बड़ा योगदान रहा। पोस्टल बैलेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसा आपने पहले भी हमको बताया, और जो पता चला करीब 10.5 करोड़ पोस्टल बैलेट थे, जिसके चलते इतना लंबा वक्त लगा है। अभी भी बातें उलझी हुई हैं, लेकिन यह साफ हो गया है कि जो बाइडेन ही अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हैं। एमपी लेबर पार्टी विजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ है। विजेंद्र जी, देयर वर सम स्टेटमेंट्स बाय जो बाइडेन एंड कमला हैरिस ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलेटेड विद द इश्यूज हियर इन India also. Do you see some kind of difference of opinion in coming future as far as CAA is concerned? So many issues are there. So कोई किसी तरह का आपको डिफरेंस लगता है आगे चल के बाइडेन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में पॉप अप करें? देखिए, मैं अमरीश या दूसरे दोस्तों की तरह ना तो रिसर्चर हूं ना जर्नलिस्ट हूं, मैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। जी जी, आपका अनुभव काफी है। मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज यूज करूंगा जी, इसमें। देखो, वो जो बाइडेन जो इलेक्शन से पहले कहता था और जब वो ऑफिस में आएगा तो उसमें चेंज होगी, वो सेम नहीं होगी। ये नेचुरल होता है पॉलिटिक्स में कि इलेक्शन से पहले आप पॉपुलर इश्यूज पे ज्यादा डिबेट करते, जब प्रैक्टिकलिटी आती है तो आपको डिफरेंट ढंग से काम करना पड़ता है।
मैं जहां पर एक बात जरूर बोलूं, आई नो कि टाइमिंग कम होता है, कि ट्रंप की जो लैक ऑफ डिप्लोमेसी थी, जो उसका जो एटीट्यूड था, मी, आई रादर देन द कंट्री एंड द पीपल, वो उसकी सेटबैक का मेन कॉज वो था। वो ब्लैक लाइव्स मैटर पे उसने एक एटीट्यूड ले लिया, कोरोना पे भी एक एटीट्यूड ले लिया, जिसको उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की रादर देन उसको एक्सेप्ट करके उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की। मैं एज ए पॉलिटिकल जो असेस करता हूं बाहर बैठकर, मुल्क के बाहर, मैं देश में अमेरिका में तो नहीं, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उसका स्टाइल देखते हैं, वो एक सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं था, जे उसके अगेंस्ट गया। अभी आ गया भारत एंड अमेरिका का जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो बाइडेन ऑलरेडी बोल चुका है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जीतने के बाद जो बाइडेन ने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी 2 हाउसेज ने रल के बनानी है, उसमें अकेले जो बाइडेन ने नहीं बनानी पॉलिसी। जो बाइडेन बहुत ही सुलझा हुआ पॉलिटिकल लीडर है, वो इनएक्सपीरियंस नहीं है, उसके जिंदगी के 40 साल से ऊपर सेनेटर के तौर पे और दूसरी पोजीशंस में वो रहा है, दुनिया में वो घूमा है। तो मैं समझता हूं कि जो बाइडेन एंड कमला हैरिस जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं ह्यूमन राइट्स के, जी वो रेज तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनका कोई भारत के प्रति कोई ऐसा इफेक्ट होगा या उसका इम्पैक्ट बनेगा। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूं हमेशा कि यानी सर, डिप्लोमेटिकली जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ज्यादा आगे जाएगी, और इतने दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों को जो बाइडेन भी बखूबी समझते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आप सबसे बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन का आना कितना ज्यादा अहमियत रखता है, और साथ ही पिछले कुछ दिनों में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहा है वो चीन के मुद्दे पर काफी ज्यादा बोल्ड रहा है, काफी ज्यादा स्टेटमेंट दिए हैं, एग्रेशन को लेकर भी चीन के ऊपर बहुत बरसा है। चीन को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अपना रुख रखेगा, छोटा सा। बड़ी खबर यह कि जीत के बाद डेमोक्रेट्स के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बड़े ऐलान हुए हैं। 5 लाख भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता का रोड मैप तैयार किया जाएगा। करीब 1 करोड़ आप्रवासियों को नागरिकता दिए जाने का एक रोड मैप बनाया जाएगा। हर साल 95,000 लोगों को यूएस सिटीजनशिप देने की तैयारी की गई है। सालाना ये 95,000 शरणार्थी होंगे जिन्हें अमेरिका में प्रवेश मिल सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया, बाइडेन अमेरिका आने वाले शरणार्थियों का स्वागत करते हैं। नई नीति के आने के बाद अमेरिका आने वाले वैश्विक शरणार्थियों की संख्या 1.25 लाख करीब तय की जाएगी। और वहीं अमेरिकी चुनाव नतीजों पर ट्रंप ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में ओबामा से ज्यादा वोट पर सवाल उठाए। ये कल्पना करना असंभव है। डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स पर चुनाव चुराने का भी ट्रंप ने आरोप लगाया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कोई भी मौका नहीं जाने देना चाहते। और बड़ा पैनल हमारे लगातार जुड़ा हुआ है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बाइडेन से क्या बनेगी बात। हमारे साथ तमाम लोग इस वक्त भी बने हुए हैं। आरिफ अजाकिया साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, लंदन से, कराची के रहने वाले हैं, लेकिन आजकल लंदन और बाहर यूरोप में रहते हैं। आरिफ अजाकिया साहब, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि उनके हाथ से सत्ता अब जो चाबी है वो निकल चुकी है। क्या अभी माना जाए कि ये जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, इस पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ अदालती पेंच फंसा सकते हैं? देखें, यहां पे हमें एक चीज का एहसास होता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत,
वहां के चुनाव पे आज तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई, कुछ घंटों में रिजल्ट आ जाते हैं और सबको उस पर भरोसा होता है। तो ये अमेरिका की तरक्की, इतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, क्या वजह है कि वो अब तक अपने इलेक्शन प्रोसेस को इस काबिल ना बना सके? हर इलेक्शन में हम ये सुनते आए हैं। आपको याद होगा जॉर्ज बुश के इलेक्शन में भी सुना गया था कि जबरदस्ती उसको जिताया गया था और अल गोर हारे थे। इसी तरह पिछले इलेक्शन में ट्रंप साहब के ऊपर भी एलिगेशन थे कि उनको जबरदस्ती लाया गया है। तो अब मैं समझता हूं कि काफी मामला बढ़ गया है। 290 और 214 का बहुत फर्क होता है। अब मजीद मैं समझता हूं ट्रंप साहब को रिजल्ट को मान लेना चाहिए और अब जो हो गया है उसको, जैसे हम कहते हैं मट्टी पाओ, उसको छोड़ के आगे प्रोसेस को जाने देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि अदालतों में जाने से और कुछ करने से वो सिवाय अपने लिए मजीद बेइज्जती हासिल करने के और कुछ हासिल कर सकेंगे। चलिए घूम फिर के मैं इधर ही साउथ एशिया में आ जाता हूं। और अब तक जब तक ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था, आरिफ अज़ाकिया साहब, तब तक पाकिस्तान लगातार ये कहता था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के मुफीद नहीं है। लेकिन अब अगर बाइडेन आते हैं, और मैं सीधा सवाल आपसे यही करूंगा कि पाकिस्तान कितना जरूरी लगता है आपको जो बाइडेन के लिए, या जो बाइडेन पाकिस्तान को अपने लिए जरूरी अब लगने लगे हैं? देखिए, दुनिया को अब एक मुद्दे पे यूनाइटेड होना पड़ेगा। फ्रांस के सदर ने डायरेक्टली पहली बार कहा है कि दिस इज इस्लामिक टेररिज्म। हमें मानना होगा कि ये जो टेररिज्म है रिलीजन बेस्ड, वो इस्लामिक टेररिज्म है और कोई धर्म इस किस्म की टेररिज्म नहीं करता। जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे और उसके रूट कोज पे आप जाएंगे तो पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान कल भी, आज हजारों लोगों ने फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ये सब किया, इसको इमरान खान या पाकिस्तान की मिलिट्री गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान में तो मिलिट्री डिसाइड करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देती है। तो ये बाइडेन के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो क्लियर अल्फाज में आए और टेररिज्म को डायरेक्ट बताएं कि वजह क्या है और कौन इसको प्रमोट करता है। टेररिज्म का रूट कोज है, मदर ऑफ ऑल टेररिज्म पाकिस्तान की आर्मी है और बाइडेन को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइटेड होना होगा और पाकिस्तान को ये संदेश देना होगा, सख्ती से वो एम्बार्गो लगाना होगा पाकिस्तान के ऊपर कि until and unless you don't stop terrorism, you don't stop support to the terrorism, खास तौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के तो मजे लगे हुए हैं। अफगानिस्तान और भारत में पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं और दुनिया उस पर खामोश है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका के बाइडेन को और पूरी दुनिया को यूनाइटेड होकर इस टेररिज्म की जो पेंडेमिक है ना, उससे जान छुड़ानी होगी और उसका रूट कोज है पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको इवन आईएस जो लीबिया, इराक वगैरह में, सीरिया में जो टेररिज्म करता है, वहां भी आपको पाकिस्तान के टेररिस्ट मिलेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ अज़ाकिया साहब, आप पूरी तरीके से हमलावर हैं और रूट कॉज बता रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यूएन में जिस तरह की तस्वीरें कभी उछालने की कोशिश की थी, उसके बाद भारत ने भी उसको ब्लंटली ये कहा था कि ये टेररिस्तान है, पाकिस्तान तो कतई नहीं है, ये एक ऐसा कंट्री है जो टेरर एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। संजीव श्रीवास्तव जी, एफएटीएफ में बहुत कुछ करके देख लिया गया, ग्रे लिस्ट से आगे बात नहीं बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही। क्या पाकिस्तान अब भी जरूरी है अमेरिका के लिए, जो बाइडेन के लिए, फ्यूचर अपनी स्ट्रेटेजीज को देखते हुए, या फिर जो बाइडेन भी ट्रंप की तरह पाकिस्तान को अब किनारे हाशिए पर रखने की वही कोशिश करेंगे जो अब तक की जाती रही, पाकिस्तान को उसकी औकात बताने की? देखिए, जहां तक एफएटीएफ का आपने सवाल उठाया, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। एफएटीएफ की ने जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य में लगातार लगा हुआ है और बार बार एफएटीएफ बैठक होती है और बार बार उसका जो ग्रे लिस्टिंग से वो बाहर नहीं निकल पाता। और यदि पाकिस्तान इसी तरह की नीतियों में आगे चलता रहा तो जाहिर है कि वो नहीं कि वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। और पाकिस्तान इस तरह से देखें तो उसका जो आतंकवाद है, उसकी जो आतंकपरस्त नीतियां हैं, वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आ चुकी हैं। एफएटीएफ एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है। जो बाइडेन इसके ऊपर टफ होकर सामने आएंगे या जो बाइडेन भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए दिखेंगे? मुझे लगता है कि जो बाइडेन इसके ऊपर सख्त रुख अपनाएंगे,
जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो सेफ हेवन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है पूरा आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उसके ऊपर उनका रुख सख्त रहेगा। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था, और यही जो डेमोक्रेटिक पार्टी के फिर से जो बिडेन आए उस समय वो राष्ट्रपति थे, और इस समय जब वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो आतंकवाद के ऊपर वो किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का, या तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अन्य जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठन जो हैं, उनके ऊपर जो दबाव को वो बना के रखेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो जरा भी उसमें ढील देने जा रहे हैं। यानी कट्टर इस्लामी आतंकवाद को लेकर बाइडेन का भी रुख करीब करीब वही रहने वाला है। अमरीश त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश त्यागी साहब, आप तो वहां यूएस में बैठ के ही इन चीजों को देख रहे हैं, विजेंद्र जी भी इन चीजों को वहीं से देख रहे हैं। अमरीश त्यागी साहब, पाकिस्तान अक्सर जब भारत और अमेरिका संबंध नजदीकी लेने लगते हैं, प्रगाढ़ होने लगते हैं, तो पाकिस्तान अक्सर चाइना के साथ पोलराइज होने की कोशिश करता है, और चाइना के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो साउथ चाइना सी को लेकर, तमाम ट्रेड्स को लेकर पहले से ही 36 के आंकड़े में है। आपको लगता है कि बाइडेन पाकिस्तान को वो जगह देने की कोशिश करेंगे, या फिर बाइडेन भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरह पाकिस्तान को हाशिए पर ही रखेंगे? अभी देखिए, पाकिस्तान को खुशफहमी ये है कि 2008 में उन्होंने जो बिडेन को जो हिलाली पाकिस्तान जो उनका सेकंड हाईएस्ट ऑनर है वो दिया था, तो उनको लगता है उसी बैकग्राउंड में अभी भी 2020 में चीजें हैं। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए, उसके बाद एबटाबाद में डेमोक्रेट गवर्नमेंट के दौरान पाकिस्तानी हुक्मरानों, ISI और वहां की आर्मी की नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन बहुत ही आराम से रह रहा था, जिसको डेमोक्रेटिक सरकार, ओबामा की सरकार ने उस समय घर में घुसकर उसको मारने का काम किया था। तो इस समय उसी सरकार, जो डेमोक्रेटिक सरकार की वापसी हुई है, मुझे नहीं लगता इस समय कोई इतना मुफ्तकुन कार्य करेगा कि पाकिस्तान जैसे कंट्री पे जिसकी स्टेट पॉलिसी ही टेररिज्म है, उस पर कोई यकीन करने का काम करेगा और अपना एम्ब्रेसमेंट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वैश्विक स्तर पर रहेगा। दूसरा, आपने कहा कि क्या ये फिर से ट्रंप वाली नीति चलेगी? देखिए, थोड़ा सा जो अभी डॉक्टर शर्मा जी कह रहे थे कि वो जो बिडेन है वो थोड़ा डिप्लोमेटिक नेचर के हैं, और वो उसी तरह से चीजों को डील करेंगे। चाइना एक वैश्विक स्तर पर अमेरिका के लिए थ्रेट बना हुआ है, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से यूएस गवर्नमेंट लगातार और डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड वायरस है जिसको चाइना ने किया है, और जिस तरह से विस्तारवादी नीति चाइना की अपने पड़ोसियों के साथ रही है, उससे भी अमेरिका हमेशा नाखुश रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएस का जो एक संगठन बना हुआ है, जी, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी तरह की ढील दी जाएगी। दूसरा, एक और मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, पर्सनल चॉइस जो है इस स्पेस पर इतने बड़े स्तर पर काम नहीं करती है, जो स्टेट इंटरेस्ट पॉलिसी है वही काम करती है। तो जो बिडेन का पिछले समय क्या रिश्ता रहा वो बहुत मैटर नहीं करेगा, और बहुत यूटर्न में यूएस पॉलिसी में नहीं देख पा रहा हूं। मुझे लगता है जो यूनाइटेड स्टेट की इंटरेस्ट उस समय वॉच करने वाली एजेंसियां हैं, जो उनको बेहतर लगेगा, और उसमें पाकिस्तान मुझे फिट नजर नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता भारत के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की जगह नहीं है। विजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MP लेबर पार्टी। शर्मा जी, ब्रेन जो है, इंडियन ब्रेन्स की बात की जाती है, वो ये माना जाता है कि यूएस के जो डेवलपमेंट में है, यूएस के जो अपलिफ्टमेंट में है, आज यूएस टेक्नोलॉजी में जितना आगे है उसमें इंडियन ब्रेन का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो आपको लगता है बाइडेन के आने के बाद, जैसे अभी हमने खबर एक दी कि भारतीयों के लिए 5 लाख भारतीयों के लिए नागरिकता का एक रास्ता वो साफ करेंगे, H1B वीजा की भी बात होती है, क्या ये इन चीजों पर बाइडेन का खुला हुआ रुख होगा और भारत और अमेरिका इसके जरिए एक दूसरे के और करीब आपको आते दिख रहे हैं अगले 4 सालों में? आपकी आवाज नहीं आ रही।
विजेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा हूं यहां पर कि जिस तरीके से भारत का जो ब्रेन है, भारत में तो गाहे बगाहे ब्रेन ड्रेन पर बहस चलती है, लेकिन इंडियन ब्रेन जो यूएस में है, वो यूएस के डेवलपमेंट, उसके स्किल्स, उसमें तमाम चीजों में बहुत ज्यादा साथ रहा है और अभी भी उसमें अपना शेयर, अपना योगदान दे रहा है। आपको लग रहा है अगले 4 सालों में ये चीज और बेहतर होगी? देखिए, मैं थोड़ा आपका क्वेश्चन मिस कर गया क्योंकि वो वहां पर कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई थी। आपने वो जो वीजाज की यूएसए की नेशनैलिटी की बात की थी, ये देखिए देश की डेवलपमेंट को सामने रख के जो भी देश होगा वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी, इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को बनाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी इमिग्रेशन अभी मिलेगी अमेरिका की या वर्ल्ड की किसी भी देश की, वो किसी ना किसी स्किल पे बेस्ड होगी। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और देश और अमेरिका की बात करते हैं कि जो अमेरिका को सूट करेगा, उनको वो नेशनैलिटी देंगे, उनको वो वीजा देंगे आने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। जो बाइडेन कमिटेड डेमोक्रेट है, उसकी जो पॉलिसीज होंगी वो कंसेंसस क्रिएट करने की होगी। वो साउथ ईस्ट एशिया में पॉलिटिकल बैलेंस रखने के ऊपर उनकी पॉलिसी होगी। वो देखेंगे कि इसमें कोई डाउट नहीं है, दो राय नहीं है कि जो भारत के साथ रिश्ते बनाकर अमेरिका को भी फायदा हो सकता है, वो साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान और दूसरे छोटे मुल्कों के साथ रिलेशनशिप मजबूत करने के साथ नहीं होगा। ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स होगी, डिप्लोमेसी बरती जाएगी। लेकिन एक फाइनल बात मैं कहनी चाहता हूं कि अभी 20 जनवरी तक ट्रंप ही प्रेसिडेंट है, अभी पावर हैंड ओवर नहीं हुई। आगे के 2 महीनों में ट्रंप कोई लीगल एडिक्शन डाल सकता है, कोई ऐसी हर्डल्स क्रिएट कर सकता है जिसमें डिले तो हो सकती है, लेकिन इसमें सारी दुनिया ने मान लिया है कि जो बाइडेन इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड ही विल हैंड ओवर। लेकिन अभी तक जो भी पॉलिसीज होंगी उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस ट्रंप का रहेगा और हमें बहुत ही क्लोजली इंडियन गवर्नमेंट को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ बहुत क्लोजली काम करना पड़ेगा ताकि आने वाले वक्त में उसका जो एक ट्रेंड है, उसकी जो टोन है या उसकी जो डायरेक्शन है वो प्रो इंडिया हो जाए। यानी आपको यह लगता है, आपकी बात से जो मैं समझ पाया हूं और जो मेरे दर्शक भी यहां समझ पा रहे होंगे, भारत सरकार को या भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को अब न केवल अगले 2 महीनों ट्रंप से भी डील करना होगा और साथ ही जो बाइडेन और उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो जिस पॉलिसी के तहत वो अगले 4 साल यूएस को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके साथ भी वैसे ही डील करना होगा। प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा भारत के साथ है, उसका जो उसका डीएनए है, उसको भी मैं केयरफुली लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, उस सिचुएशन को भी भारत को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और जो यूएसए में इंडियन डायस्पोरा है उसको भी, जो डिवाइडेड ओपिनियंस है इस वक्त, अभी उनको भी एक ब्रिज के तौर पे काम करना पड़ेगा बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। सो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर वेरी क्रूशियल दोनों देशों के लिए, ताकि साउथ ईस्ट एशिया में पीस भी रहे, साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट का इशू भी अच्छा रहे और फ्यूचर के रिलेशनशिप भी अच्छे रहे। मैं छोटा रिएक्शन ले रहा हूं, वक्त मेरे पास कम है। आरिफ फजाकिया साहब, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस को लेकर पाकिस्तान क्या सोच रहा है? देखें, उनकी जो
थोड़ी बहुत अटैचमेंट है भारत से, उस हवाले से पाकिस्तान को थोड़े वो रिजर्वेशंस हैं कि कमला हैरिस की जो पॉलिसीज होंगी या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज होंगी वो पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान को थोड़ा सख्त टाइम देगी। लेकिन आई डोंट थिंक अगेन कि किसी के भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पर्सनल ओपिनियंस मैटर नहीं करते। कि अमेरिका एक इतना बड़ा स्ट्रांग देश है, उसकी पॉलिसी एक स्ट्रांग जो इनकी फॉरेन पॉलिसी की टीम होती है वो तैयार करती है और उसका बेस अगेन उनका अमेरिकन इंटरेस्ट होगा, उसमें किसी की अटैचमेंट नहीं होगी। संजीव जी, आपसे भी चलते चलते छोटा सा रिएक्शन, कमला हैरिस को लेकर पाकिस्तान और साउथ एशिया किस तरह से ले रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान? जी देखिए, जैसा कि डॉक्टर आरिफ ने कहा कि जो राष्ट्रपति का जो एक स्थान है वो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगी वो, और राष्ट्र के आधार पर ही वो निर्णय लेंगी, न कि किसी भी एक जो डीएनए का जो उनका लिंक है या जो भारतीय मूल क्यों है उस आधार पर। लेकिन पाकिस्तान में डिस्कशन शुरू हो गए हैं कमला हैरिस नाम को लेकर, इंडियन ओरिजिन को लेकर। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जाहिर है कि आज जब जो बाइडेन अपना स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने उनको साउथ एशियन डिसेंट का कहा, और साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आता है, जाहिर है। और जब पूरे साउथ एशिया की बात होती है तो उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक तरह, और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भी एक गर्व की बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कमला हैरिस बहुत ही सकारात्मक प्ले करने जा रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं अमरीश त्यागी से 10 सेकंड। अमरीश त्यागी सर, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट को लेकर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में क्या परेशानियां पैदा हो रही होंगी? देखिए, निश्चित रूप से जो उनका इंडियन कनेक्शन है वो भारत को फायदा पहुंचाएगा, जो अभी मिस्टर शर्मा ने बोला। और श्रीवास्तव जी ने ठीक कहा कि किसी व्यक्तिगत पॉलिसी पे एक बड़े कंट्री की वो नहीं चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सॉफ्ट कॉर्नर में जिसे डिप्लोमेसी में देखता हूं जो टेबल पे नजर आएगा वो भारत के प्रति नजर आना चाहिए। जी जी, तो जो कुछ भी हालात हैं, जो बाइडेन तय हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन होने वाले हैं, लेकिन अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस परिचर्चा से यही निकलकर सामने आया कि अमेरिका सबसे पहले अपनी एज ए नेशन पॉलिसी को देखेगा, उसके बाद बाकी चीजों पर आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक बात भारत के साथ एलाई होने की है वो नजदीकी बनी रहेगी। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लाया वहां से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको और आगे बढ़ाएगा। फिलहाल के